Hello, my dear students. Now, today we are continuing with the chapter number 4, Environmental Conservation, lecture number 7. Now, already in the last class, we have seen sacred grooves and conservation, why it is important to conserve the nature, the environment. अब इस नेचर को कंजर्व करना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि एनवायरनमेंट से आज तक हमने सिर्फ छीना ही छीना है. वी हैव स्नैच्ड एवरीथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट. हमने बदले में इस एनवायरनमेंट को कभी कुछ दिया नहीं है. और अब धीरे धीरे एनवायरनमेंट भी हमसे बदला ले रहा है. एनवायरनमेंट भी नाराज़ हो गया है और बदले में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, दीज ऑल थिंग्स आर टेकिंग प्लेस. ये सब रिज़ल्ट है हमारे उन नतीजों के जो हम लोगों ने एनवायरनमेंट के साथ किया है. हमने जो एनवायरनमेंट को ख़राब किया है, उसके बदले में आज एनवायरनमेंट उन सब चीज़ों को वापस चाहता है. और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस एनवायरनमेंट को हमने ख़राब किया है उसे ठीक करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है. तो कुछ ऐसे नॉर्म्स, कुछ सिंबल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज़ द साइन ऑफ कीपिंग क्लीन. दैट मीन देयर इज़ अ डस्टबिन एंड दिस पिक्चर शोज़ कि आपको कचरा इस डस्टबिन में ही डालना है. कहीं पर भी कचरा फेंके नहीं, आसपास गंदगी ना फैलाएं. सारा कचरा एक डब्बे में डालें, डस्टबिन में डालें. एनर्जी प्लांटेशन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. एनर्जी प्लांटेशन की दैट इज़ plant more and more trees. Save water. पानी को बहुत जुडिशियसली यूज़ करिए, बिकॉज आने वाले समय में पानी रहेगा नहीं, पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा. सेव फॉसिल फ्यूल्स. यूज़ साइकिल और चल के जाइए जहाँ भी जाना, जितना हो सके साइकिलिंग करिए. पेट्रोल कम यूज़ करिए या फिर लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर सकें. Recycle. This sign is for recycle. That means जो भी चीज़ है, reduce, recycle and reserve for the future. जो भी चीज़ें हैं उनको recycle करिए ताकि environment को जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा रखा जाए. Save earth, which is a utmost important thing. जो हमारी जिम्मेदारी है कि इस अर्थ को जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा रखा जाए और इस अर्थ को हरा भरा रखा जाए. Save water. ये भी एक तरीका है कि पानी जो है वो बहुत केयरफुली यूज़ करिए, बिकॉज पानी इज़ लाइफ सेविंग. एंड अगर ये पानी नहीं रहा तो कल आने वाले समय में शायद हम ज़िंदा नहीं बच पाएंगे. अब हमारा रोल क्या है इस एनवायरनमेंट में? सबसे पहली चीज़ कंजर्वेशन. किस चीज़ का कंजर्वेशन? इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस. हवा, पानी, मिट्टी, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, ये जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारे, इन सभी रिसोर्सेस को हमको बचा के रखना है, ताकि आगे हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो उनको भी कुछ मिल सके. ऐसा नहीं है कि सारा खा पी के डकार मार लिया और आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचा. और हो सकता है कि हमारे बच्चों के घरों के सामने मर्सिडीज़ बेंज खड़ी है, लेकिन उसमें भरने के लिए फ्यूल नहीं है. मतलब अब वो उनको साइकिल से जाना पड़ रहा है, या तो फिर वो बैलगाड़ी में जाएंगे या घोड़ा गाड़ी यूज़ करेंगे. तो ये पुराने दिन फिर से आने के चांसेस हैं अगर हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से कंजर्व नहीं किया. सेकेंड थिंग जो हमारा काम है कि हम जो कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है कंट्रोल, प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटी, चेंजिंग द माइंडसेट. जितना हो सके हम खुद को रोकें, लोगों को रोकें कि प्लीज़ जंगल में हंटिंग मत करिए, हार्मफुल एक्टिविटीज़ मत करिए, पॉलीथीन बैग का रिड्यूस करिए. जितना हो सके रीयूज़, रिड्यूस एंड रीसाइकल द थिंग्स. जितना आप कर सकते हैं उतना कंट्रीब्यूशन अपना एनवायरनमेंट को दीजिए. ये नहीं सोचना है कि अकेले मेरे करने से क्या हो जाएगा. बिल्कुल गलत. एक एक करके अगर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे तो हो सकता है कि एक एक करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है.
बूंद बूंद से सागर बन जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी मानसिकता बदलें और हम कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो हमारे आने वाले एनवायरनमेंट के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो। थर्ड इज़ प्रोडक्शन। रिवाइवल ऑफ द हार्म फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, अटेम्प्टिंग इनोवेशन। मतलब क्या? रिवाइवल ऑफ द हार्म फैक्टर्स, इसका मतलब है कि जो हम खो चुके हैं उसको दोबारा स्थापित करने के लिए हमारा काम है कि हम दोबारा पेड़ पौधे लगाएं, दोबारा इस धरती को हरा भरा करें, कम करें, हम रिड्यूस करें, अपनी ज़रूरतों को कम करें, एट द सेम टाइम हर चीज़ को सेव करें, नए नए तरीके ढूंढें, इनोवेशंस ढूंढें, हम किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस। एजुकेशन के थ्रू गाइड करें लोगों को, हेल्प करें लोगों को समझाने में कि एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। आगे आने वाले समय में अगर एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, पानी नहीं बचाएंगे, धरती नहीं बचाएंगे, आसमान नहीं बचाएंगे, तो कल कुछ नहीं बचेगा। अवेयरनेस जागरण करें सब में, जन जागृति बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इन चीज़ों को इमिटेट करें कि बार बार हम बदले में अगर एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम हम 20 पेड़ लगाएं, 40 पेड़ लगाएं, 50 पेड़ लगाएं। ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, जो हर NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको अलग अलग ग्रुप में काम करने की एक सीख दें। पार्टिसिपेशन करें, हर बंदा अगर अपने अपने लेवल पे अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट करे तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये ना सोचें कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। अकेले करते करते ही पूरा का पूरा ये भीड़ जमा हो जाती है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाता है अगर हम अकेले ही काम करते जाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंटिंग द पॉसिबल हार्म्स, कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में वो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जितना हो सके एसीज़ का अगर यूज़ नहीं है तो प्लीज़ मत करिए, हो सके तो फ़ैन चलाइए, वाटर कूलर्स लगाइए, जितना पॉसिबल है। अगर लाइट ज़रूरत नहीं है तो रूम में बंद करिए, आप बाहर जा रहे हैं कमरे से तो फ़ैन बंद करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। गैस वेस्ट मत करिए। जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं उनको फॉलो करिए और आगे भी अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पीयर ग्रुप को बताइए। डिज़ाइनिंग न्यू प्लान्स, फैक्टर्स हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, नए नए डिज़ाइन बनाइए, नए नए तरीके खोजिए कि किस से हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म होने से बचा सकते हैं। हम कुछ ऐसा इनोवेटिव थिंक कर सकते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट बच सके। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, छत पे हम पानी इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं और वो जो बारिश का पानी है वो दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। जो घर में हमारी जैम्स की बोतलें आती हैं, कांच की बोतलें आती हैं, उनको रीयूज़ करिए। उनको एक तरीके से अपने आर्टिस्टिक व्यू को यूज़ करके उन चीज़ों को रिसाइकिल करके, रीयूज़ करके रिड्यूस द मैक्सिमम यूसेज ऑफ योर्स। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज़ बीन लेफ्ट ओवर, जो हमारे पास अब बच गया है, जो भी बच गया है उसको सावधानी से यूज़ करें, उसको बचाइए ताकि हम आगे आने वाले जनरेशन को हम उनको दे सकें। हमारे हाथ में कुछ तो रहे जो देने लायक हो। खाली हाथ हम बच्चों को क्या देंगे। रेमेडीज़ टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, अब ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। हमारा काम है कि ताकि अब जो बीत गया, जो हमारी गलतियां हमसे हो चुकी हैं उन गलतियों को अब दोहराना नहीं है। अब हमें वो काम करना है जिससे हम कम से कम इन चीज़ों को अब प्रोटेक्ट कर सकें। जो बच गया है उन रीजन्स में जो चीज़ें जहाँ तक जितनी ज़्यादा थी वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, उन सबको अब हम बचाएं। सो प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, वो रीजन्स जो हमने अभी तक देखे नहीं हैं उनको ढूंढें, उनको पता लगाएं और उनको प्रिजर्व करें। तो ये सारे हमारा काम है इस एनवायरनमेंट में कंट्रोल करने का। कंजर्वेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, prevention and preservation. Now, hotspots of biodiversity. 34 highly sensitive biodiversity hotspots are reported all over the world. पूरी दुनिया में there are 34 highly sensitive biodiversities. ऐसे एरिया एक ज़माने में 15.7% थे पूरे धरती पे, लेकिन धीरे धीरे
अब सिर्फ 86% ऑफ द सेंसिटिव एरिया इज़ डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी. अब सिर्फ बच गया है 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ विच इज़ लेफ्ट विद हॉटस्पॉट. तो आप सोचिए 15.7 से अब सिर्फ 2.3 एरिया अर्थ का ऐसा बच गया है जहाँ पे डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट हैं. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जो बाकी जगह पे नहीं मिलते हैं, विच आर नॉट कॉमन. 1,50,000 प्लांट स्पीशीज़ ऐसे हैं जो विच आर 50% ऑल ओवर द वर्ल्ड काउंट, जो पूरी दुनिया में प्रेजेंट हैं. 1,50,000 प्लांट स्पीशीज़. अगर हम इंडिया की बात करते हैं, एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, 135 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल में से सिर्फ 85 स्पीशीज़ आर फाउंड इन द जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन. तो ये जो एरिया है हमारा, ये पूरा आसाम, बंगाल, ये जो है वेस्ट बंगाल, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा का पूरा ईस्टर्न एरिया है जहाँ पर 85% स्पीशीज़ फाउंड आउट होते हैं, हमें मिलते हैं. 135 में से 85 स्पीशीज़ तो इसी एरिया में मिलते हैं हमारे इंडिया में. 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स. ये जो एरिया है नीचे तक, दैट एरिया इज़ द वेस्टर्न घाट. ओके, सो ये जो वेस्टर्न घाट एरिया है दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु एंड गोवा, ये आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट एरिया में. तो 1500 एंडेमिक प्लांट्स, वो प्लांट जो सिर्फ इन्हीं एरिया में मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम एंडेमिक प्लांट्स बोलते हैं. तो ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं. 50,000 एंडेमिक प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सोचिए 50,000 एंडेमिक रिस्ट्रिक्टेड प्लांट्स जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, दूसरी कहीं नहीं मिलते हैं, ऐसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 50,000 हैं. उसमें से 1500 एंडेमिक प्लांट हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में ही मिलते हैं. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, these all are the western Ghat areas which are spread over the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Kerala. Has been endangered due to the mining industry and search of natural gas. इन सभी एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने लगे हैं, हो चुके हैं, और हमारे जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं वो अब ख़त्म होने के कगार में आ गए हैं, एंडेंजर्ड. अब वो इतने डेंजर सिचुएशन में आ गए हैं कि कभी भी इनके स्पीशीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो सकते हैं. और उसका रीज़न है माइनिंग इंडस्ट्री एंड नेचुरल गैस की तलाश में वी आर लूजिंग अवर इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमने एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बाइसन दैट इज़ जंगली भैंसा, ओके, तो हमने ये ऑलरेडी हमारे ये दोनों जो एनिमल्स हैं ये अब ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं बिकॉज ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ द सर्च ऑफ द गैस, नेचुरल गैस के सर्च में. तो अल्टीमेट हुआ क्या, ये हमारे एनिमल्स अब दिखते ही नहीं हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है. लेट्स टॉक अबाउट द मानस सेंचुरी, दैट इज़ मानस नेशनल पार्क, जो प्रेजेंट है आसाम में, विच इज़ अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर. अगर उन एरियाज़ में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइगर मानस नेशनल पार्क प्रेजेंट है, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज, ये आसाम में प्रेजेंट है, और यहाँ पर डैम्स बनाने की वजह से, तो जब डैम्स बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये डैम्स भर जाते हैं पूरी तरह से, और इसमें से फिर पानी बाहर की तरफ छोड़ना पड़ता है, और ये पानी पूरे जंगलों में घुस जाता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे एनिमल्स और प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर, जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तब एक्सेस पानी का यूज़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि प्लांट और एनिमल्स को पानी नहीं मिलता है उस टाइम पर, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये हमारे टाइगर एंड राइनोसेरस दे आर अंडर थ्रेट. उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमारा टाइगर, हमारे राइनोसेरस उस एरिया में ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं. सुंदरबन नेशनल पार्क विच इज़ इन वेस्ट बंगाल इज़ रिजर्व फॉर टाइगर्स. ये जो है स्पेशली टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए ये सुंदरबन सेंचुरी और नेशनल पार्क इज़ देयर. ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ डैम्स, अगेन सेम रीज़न, डैम्स की वजह से, फॉरेस्ट काटते जाने की वजह से, एक्सेसिव फिशिंग करने की वजह से धीरे धीरे ये एनवायरनमेंट हमारा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में आ रहा है एंड थ्रेट टू द टाइगर्स. टाइगर्स अब
जंगलों में उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है ठीक से, जिसकी वजह से वो बाहर निकलने लगे हैं एंड दे आर हार्मिंग द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। और या फिर वो जंगलों में ऐसी जगहों पे छुप जाते हैं कि वो डर के मारे नहीं निकल पाते या फिर खाना ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जो अब जिनकी लाइफ एंडेंजर्ड है, अब ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। रीजंस: डिफॉरेस्टेशन, डैम बिल्डिंग्स, खाना ना मिलना उनको, फूड नहीं मिलना उनको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलना, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मरने के कगार पे आ गए हैं, ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं? आइदर the number of the species of these organisms has become less or their habitat has shrunk to such an extent that they become extinct in nearby future। मतलब या तो उन ऑर्गेनिज्म का नंबर इतना कम हो गया है कि वो धीरे धीरे कम प्रमाण में दिखने लगे हैं, या हमने उनका हैबिटेट ख़त्म कर दिया, श्रंक हो गया उनका हैबिटेट, उनके जो जंगल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, इतने छोटे हो चुके हैं कि अब उनको रहने की जगह नहीं मिल रही है और धीरे धीरे हो सकता है आने वाले फ्यूचर में वो ख़त्म हो जाएं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स लें अगर हम इन एनिमल्स को बचाना चाहते हैं। जैसे लायन टेल्ड मंकी, ये है, दिख रहा है आपको, दिस इज़ लेसर फ्लोरिकैन, ये बर्ड है। तो ये दोनों ही अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि इनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, ये बहुत कम नंबर में रह गए हैं। Rare species are the number of the organism which is considerably declined। मतलब ये organism already बहुत कम हो चुके हैं। and ये rare species क्यों बोलेंगे? because ये already कुछ particular area में ही दिखते हैं। organism of these species being endemic may become extinct very fast, क्योंकि ये कुछ specific area में ही नज़र आते हैं और वहाँ already इनका नंबर इतना कम हो गया है तो बाकी जगहों पे ये दिखते नहीं हैं, तो ये डेफिनेटली ये ख़त्म हो जाएंगे। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलेंगे आपको, पर्टिकुलर एरियाज़ में ही मिलेंगे। जैसे रेड पांडा है, मस्क डियर है, ये दोनों ही रेयर स्पीशीज़ हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं और देखने को भी मिलते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज़ मीन्स वो स्पीशीज़ जिनके नंबर है वो एक्सट्रीमली लेस है, पहले से ही बहुत लेस है एंड ये धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं। अब वो ऐसी स्थिति पे, नाजुक कंडीशन पे आ गए हैं, इतने नाजुक स्टेट पे आ गए हैं कि अब हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है कि ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। इसीलिए टाइगर को बचाने के लिए, लायन को बचाने के लिए हम लोग बहुत सारे सेंचुरीज़, पार्क्स बनाने की कोशिश में हैं और उनको किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि ये एनिमल्स कंजर्व रहें, नहीं तो आगे आने वाले समय में शायद टाइगर, लायन एक हिस्ट्री बन जाएंगे। Intermediate species, these organisms appears to be endangered due to their shy nature। कुछ organisms ऐसे हैं जो इतने शर्मीले होते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकलते, कहीं कोने कोपरे में पड़े रहते हैं जंगल के, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं कि ऐसा कोई स्पीशीज़ भी प्रेजेंट है या ऐसा कोई प्लांट है, ऐसा कोई एनिमल भी प्रेजेंट है जिसके बारे में अभी तक हमको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बिना हमारी पहचान के ही शायद ख़त्म हो जाएंगे, एंडेंजर्ड कंडीशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, हम इनको जानते भी नहीं है कि ये कहाँ रहते हैं, ये बेचारे छुपे छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं। जैसे जाइंट स्क्विरल, यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल ऑर्गेनिज्म, इतना प्यारा है लेकिन ये इतना शर्मीला है कि ये जंगलों में कोने में छुपा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता और हम लोगों को दिखता तक नहीं, हमें पता भी नहीं है कि इनका नंबर कितना है, जंगलों में इनका नंबर कितना है, इनका क्वांटिटी कितना है, और ये वेदर दे आर प्रेजेंट टुडे और दे हैव ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, ये भी हम नहीं बता पाते, तो बिकॉज ऑफ देयर शाई नेचर। तो ये ऑल कंडीशंस, इंटरमीडिएट स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़, रेयर स्पीशीज़ एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये सारे जो स्पीशीज़ हैं डिफरेंट टाइप, वी आर हैविंग अ थ्रेट ऑफ गेटिंग देम फिनिश्ड, गेटिंग देम ओवर। इसलिए हम लोगों को बहुत केयरफुली इनको बचाना है और इनको कंजर्व करना है ताकि आने वाले समय में हम ये ऑर्गेनिज्म देख सकें और हमारा जो नेचर है, उसका जो लाइफ साइकिल है नेचर का,
हमारा जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा मेंटेन रहे, हमारी फूड चेन डिस्टर्ब ना हो, ताकि खुशहाली रहे।